अब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे टॉपिक वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पॉइंट नंबर वन मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और इन अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। एग्जाम्पल, हम लोग एक डिटर्मिनेंट कंसीडर कर रहे डी, यहां पर मैं लिखा ए बी सी 0 0 0 ई एफ जी, ऐसा लिख दिया। इसका मतलब क्या है, एक रो मेरा 0 है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज सेम देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। एग्जाम्पल, मैं कंसीडर कर रहा ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से कंसीडर कर रहा। तो मैं क्या कर रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं कि दो रो 1 एंड रो 2, ये दोनों ही रो मेरा सेम है। अगर दोनों ही रो मेरा सेम हुआ तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मेरा क्या होगा, 0, डायरेक्टली 0। आपका एलिमेंट सेम ऑर्डर में होना चाहिए। अगर यहां पर ही जैसे अभी बोला कि अगर मैं यहां पर ही सी ए बी लिख दिया तो 0 नहीं होगा, पूरी मैच करना चाहिए, दो रो पूरी मैच करना चाहिए। जैसे यहां मैच नहीं कर रहा, यहां ए है लेकिन यहां सी है तो मैच नहीं किया, लेकिन यहां ए यहां बी यहां सी तब मैच करेगा, तब 0। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय माइनस साइन ओनली। एग्जाम्पल, मान लो कि मैं एक डिटर्मिनेंट कंसीडर कर रहा हूं, सपोज मैं यही एक डिटर्मिनेंट कंसीडर किया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये डिटर्मिनेंट कंसीडर किया। और मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, मैं यहां पर फर्स्ट रो को सेकंड रो का पोजीशन पे लेके आना चाहता हूं और सेकंड रो को फर्स्ट रो का पोजीशन में लेके आना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है कि मैं दो रो को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं। ये रो और कॉलम दोनों के लिए पॉसिबल है। अगर मैं यहां पर दोनों को इंटरचेंज कर दिया, एग्जाम्पल, मैं फर्स्ट रो को सेकेंड रो में ले आया और सेकेंड रो को फर्स्ट रो में ले आया, लेकिन थर्ड रो वैसी रहा, तो मैं किसको इंटरचेंज किया, रो 1 एंड रो 2। तो एक बार इंटरचेंज हुआ, एक तो माइनस साइन। अगर मैं फिर से इंटरचेंज किया, सपोज रो 2 और रो 3 को मेरे को इंटरचेंज करना, रो 2 एंड रो 3 में इंटरचेंज किया, डी ई एफ जी एच आई ए बी सी, रो 2 एंड रो 3 को इंटरचेंज किया, एक बार और माइनस साइन आएगा। पहले से यहां पर नेगेटिव है, एक और नेगेटिव आ गया, दो बार नेगेटिव मतलब यहां पर हो गया पॉजिटिव। सिंपल। जितना बार आप इंटरचेंज करेंगे, चाहे वो रोज को इंटरचेंज किया हो या कॉलम को इंटरचेंज किया हो, हर एक इंटरचेंज में एक नेगेटिव साइन, हर बार एक इंटरचेंज एक नेगेटिव साइन। द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। अब इसका मतलब क्या है, सपोज आप एक डिटर्मिनेंट ले रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये डिटर्मिनेंट का मैं रो को चेंज करके कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, कॉलम को चेंज करके रो में कन्वर्ट कर दूंगा। एग्जाम्पल, मेरा फर्स्ट रो मैं फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो मैं सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो मैं थर्ड कॉलम बना दिया, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा। इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का वैल्यू सेम होगा। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर k, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मान लो ये एक डिटर्मिनेंट है जहां पर आपका कोई भी एक रो, सपोज फर्स्ट रो, ये k टाइम्स है, के ए के बी के सी। तो अगर आपको ये डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है तो आपका पूरा डिटर्मिनेंट k टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। या फिर आप बेसिकली इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि कोई भी आप रो कंसीडर कीजिए, उसमें से आप k को कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब ये एक तो और क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर सेकेंड रो में भी कोई वेरिएबल मल्टीप्लाइड होगा तो आप उसको भी कॉमन निकालेंगे तो km हो जाएगा।
इसका मतलब ये है कि आप कोई भी एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं उसको किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पूरा डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो आपको वैसा 3 एलिमेंट लगेगा। अगर मैं यहां पर के को मल्टीप्लाई भी करने का कोशिश किया तो मैं कोई एक रो या कोई एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। पूरा डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करने के लिए मेरे को के 3 टाइम्स चाहिए। एक बार के मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो से तो एक बार के खत्म, फिर नेक्स्ट के सेकेंड रो से मल्टीप्लाई होगा, फिर थर्ड वाला जो के है वो थर्ड रो से मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब ये है कि आप जब भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको हर एक रो के लिए या हर एक कॉलम के लिए अलग अलग एलिमेंट या फिर सेम एलिमेंट कंसीडर किया तो उतना बार आपको वो एलिमेंट जरूरत है। अगर मैं यहां पर ही कंसीडर किया कि यहां पर ही मेरा पूरा डिटर्मिनेंट के से मल्टीप्लाइड है तो यहां पे जब कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट रो से एक ठो के, सेकेंड रो से एक ठो और के, थर्ड रो से एक और के, 3 टाइम्स। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जब निकाल रहे कॉमन निकाल रहे तो आप निकाल लिए, वापस से मल्टीप्लाई करना है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप फिर से अगर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किए तो आप किसी भी रो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे एग्जांपल में अगर यहां पर के जगह पे मैं जैसे कंसीडर कर रहा था, यहां m कंसीडर किया, यहां n, अब मेरे को अगर यही चीज वापस से रीमल्टीप्लाई करना रहा तो मैं अपने ऊपर, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं k को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करूं, मैं m को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे ऊपर है। n को मैं सेकेंड रो से मल्टीप्लाई किया, मेरे ऊपर है। मैं किसी भी एलिमेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 6, if each element of a row or column of a determinant consists of sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinant whose other row are not altered. Now take an example. अगर आप एक डिटर्मिनेंट कंसीडर कर रहे हैं, सपोज a b c d e f g h i, और यहां पहला जो कॉलम है इसमें हम लोग यहां पे कंसीडर करें कि ये इसमें k ऐड है, इसमें m ऐड है और इसमें n ऐड है, a प्लस के, b प्लस m, c प्लस n। तो यहां पर क्या है कि द फर्स्ट कॉलम इज सम ऑफ 2 डिफरेंट वैल्यूज। यहां पर देखा जाए तो ए बी सी, यहां पर एक वैल्यू है, यहां पर k अलग है, m अलग है, n अलग है। अगर ये डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये डिटर्मिनेंट को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग इसको 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? a b c d e f g h i प्लस यहां पर जो सेकेंड वाला पार्ट है उसको लेके हम लोग एक और डिटर्मिनेंट बनाएंगे और बाकी जो एलिमेंट्स है जिसमें कोई सम नहीं है दैट विल रिमेन अनऑल्टर्ड। इस तरह से हम लोग उसको ब्रेक कर दिए इन 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एडेड with multiple of the corresponding element of one or more rows or column, then the value of the determinant remain unchanged. Suppose एक determinant आप consider कर रहे हैं a b c d e f g h i, और आप ये consider कर रहे हैं कि फर्स्ट रो का एलिमेंट को आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, सपोज 5 आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए और सेकेंड रो में ऐड कर दिए। जैसे अगर मैं यहां पर ही बोलूं कि फर्स्ट रो का एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 5c आ जाएगा। इसको आप सेकेंड रो से ऐड करते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट आपको कहां दिखाई देगा? आप सेकेंड रो पे देखेंगे, क्योंकि आप ऐड किसके साथ कर रहे हैं? सेकेंड रो में। तो कभी भी इस तरह का प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं तो उसमें फर्स्ट रो तो अनऑल्टर्ड रहेगा, जिस रो पे आप इफेक्टिवली वर्कआउट कर रहे हैं वो रो यहां पर एग्जांपल में क्या है? सेकंड रो। तो सेकंड रो में आप कैसे काम कर रहे हैं? सेकंड रो का एलिमेंट प्लस 5 टाइम्स फर्स्ट रो का एलिमेंट, क्योंकि आप फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
सेकेंड रो का एलिमेंट प्लस 5 टाइम्स फर्स्ट रो का एलिमेंट, F प्लस 5C, और थर्ड रो वैसी ही है। इसका मतलब है कि किसी भी रो का एलिमेंट को कोई कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरा रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है। बिना मल्टीप्लाई भी किया हो सकता है, मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, ये तो पिछला प्रॉपर्टी में ही था, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन हाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। मतलब क्या है कि कोई एक रो को दूसरा रो से आप मल्टीप्लाई कर दिए है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई एक रो को दूसरा रो से डिवाइड कर दिए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई एक रो को दूसरा रो से ऐड कर सकते हैं, या फिर कोई एक रो को दूसरा रो से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको हमेशा स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप यहां पर किसको किससे ऐड किए, कितना वैल्यू से मल्टीप्लाई किए। आप रो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किए, जो रिजल्ट था उसको रो 2 में ऐड किए, और सेव कहां किए, यहां पर आपका जो इफेक्टिव रिजल्ट था वो सेकेंड रो में सेव था, तो R2 डैश। क्लियर? इसका मतलब है कि आप फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई किए थे, जो रिजल्ट आया वो सेकेंड रो के साथ ऐड किए, उसका जो रिजल्ट आया आप सेकेंड रो के जगह पे रिप्लेस कर दिए, सेकेंड रो के जगह पे रिप्लेस कर दिए। अब ये है कि जब भी आप लोग ऑपरेशन करिएगा, इसको बोलते बेसिक ऑपरेशन। ऑपरेशन करते वक्त जो जो रोज पार्टिसिपेट कर रहा हो उसी रो में वो चेंजेस लाइएगा। अगर तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो रो 1 और रो 2 को, लेकिन चेंजेस ला दिए किसमें, रो 3 में, तब तो तुम्हारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए पार्टिसिपेट जो जो रो कर रहा हो उसी में इफेक्टिवली चेंज करना। मैं ये चीज R1 में भी सेव कर सकता हूं और ये चीज R2 में भी सेव कर सकता हूं, तो भी मेरा डेटा लॉस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही R3 में सेव कर दिया तो R3 का एलिमेंट लॉस हो जाएगा। डैश जस्ट इंडिकेट दैट दिस इज अ चेंज्ड वैल्यू। हाँ, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करने के बाद सेम रिजल्ट देगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। बस सब्ट्रैक्शन में तुमको ऑर्डर बैंक चेक करना होगा। जैसे अगर 5 इंटू R1 माइनस R2 किया, या फिर R2 माइनस 5 R1 किया, तब तुम्हारा साइन का कन्वेंशन चेंज हो जाता है। ये तो सिंपल है ना, R2 माइनस 5 R1 करो या 5 R1 माइनस R2 करो, तुम्हारा साइंस तो चेंज होगा ही। बस इसमें तुमको लोग को देखना होगा कि अपना जरूरत के हिसाब से क्या इफेक्टिव है, किस चीज का मेरे को जरूरत है, मैं उस जरूरत के हिसाब से अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा। ये जो 7 प्रॉपर्टीज लिखा है, दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको यूज करके हम लोग को सम्स, इसका बेसिस पे हम लोग को जो सम्स आता है उसमें 2 टाइप का सम्स आता है। एक प्रूव दैट वाला सम्स आता है, दूसरा वो होता है विदाउट एक्सपैंडिंग वाला सम्स। क्वेश्चन में लिखा रहेगा विदाउट एक्सपैंडिंग, मतलब आप डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर ही नहीं सकते, आपको उसका आंसर निकालना है। और एक तो आएगा कि आप डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करके प्रूफ कीजिए। और ये दोनों ही टाइप का सम्स आता है, दोनों ही टाइप का सम्स आता है, और ये आराम से कम 5 या 6 मार्क्स का सम्स है। एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आएगा तो 5 to 6 मार्क्स का सम्स आराम से बन जाता है।